ज्ञान के इस सफ़र में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मंथली करंट अफेयर का सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम लोगों ने जनवरी और फरवरी का करंट देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं मार्च करंट अफेयर। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए फर्स्ट, उत्तराखंड के बाद आज़ाद भारत का दूसरा राज्य कौन है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी बिल 2026 पास किया है? तो आज़ाद भारत का पूछ रहा था। आज़ाद भारत का पहला कौन था? उत्तराखंड। तो वही दूसरा कौन है? गुजरात। इसका सही उत्तर हो गया डी। चलिए इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। गुजरात विधानसभा ने 24 मार्च 2026 को यह बिल पास किया था। कब? 24 मार्च 2026 को। उत्तराखंड ने ऐसा बिल फरवरी 2024 में ही पारित किया था। वही गोवा में यूसीसी पुर्तगाली सिविल कोड के तहत पहले से लागू है, यानी कि गोवा पहला राज्य है भारत का जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या था? लागू था आज़ादी से पहले। वो किसका देन है? पुर्तगालियों का। यह विधेयक जस्टिस रंजना देसाई समिति के सिफारिश पर आधारित है, यानी कि यूसीसी बिल जो है यूसीसी वो किस पे आधारित है? तो जस्टिस रंजना देसाई समिति के सिफारिश पे, यानी कि उसी के सिफारिश पे सभी राज्य धीरे धीरे अपना रहे हैं। गुजरात के यूसीसी में एक विवाह, ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध एवं लव इन पंजीकरण शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के प्रस्ताव के नोटिस पर न्यूनतम कितने सांसद के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं? यानी कि चुनाव आयुक्त को यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटाना हो तो कितने सदस्य या न्यूनतम कितने सदस्य की हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है? तो कितने हैं? लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। मार्च 2026 में इंडिया गठबंधन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ज्ञानेश कुमार को हटाने का नोटिस दिया है, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर जो है ज्ञानेश कुमार, उसे हटाने का नोटिस दिया है। कुल 193 सांसदों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें से 130 लोकसभा का था और 63 राज्यसभा का था। यह भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ। इससे पहले कभी भी किसी चुनाव आयुक्त के खिलाफ नहीं लाया गया था। चलिए, और इसका आरोप क्या था? दुर्व्यवहार और पक्षपात, यानी कि इसका आरोप था दुर्व्यवहार और पक्षपात, यानी कि जब भी वर्तमान में एसआईआर ये सब जो हो रहा है इन सब में विपक्ष का क्या है? आपत्ति है। प्रक्रिया अनुच्छेद 324(5) के तहत सुप्रीम कोर्ट में जज जैसी होती है, यानी कि इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट की जज की हटाने की प्रक्रिया है वही सेम है। और आर्टिकल कौन सा है? 324(5) सब क्लॉज 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो हमने बताया था यानी कि न्यायाधीश के समान ही प्रक्रिया होती है किसको? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की। तो किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 324 में। जिसका ही उत्तर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। अनुच्छेद 324 सब क्लॉज 5 निर्वाचन आयोग की स्थापना का जिक्र करता है, और वही सीईसी को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी होती है। बिल्कुल सही है। संसद में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होना जरूरी होता है। इसके बाद राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है, यानी कि इसके बाद राष्ट्रपति का क्या होता है? राष्ट्रपति डिसीजन लेंगे इसे हटाने का। अन्य चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति सीईसी के सिफारिश पर हटा सकते हैं, यानी कि अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं, जिसमें 3 है ना वर्तमान में, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, उसके अलावा 2 है, तो उसे हटाने की 2 को हटाने की सिफारिश कौन करेगा? मुख्य चुनाव आयुक्त, और राष्ट्रपति क्या करेंगे? हटा देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, पंजाब सरकार ने 1920 के जल समझौते का हवाला देकर किस राज्य से 1.44 लाख करोड़ बकाया मांगा है? यानी कि वह कब का है? पंजाब सरकार का 1920 के जल समझौते का हवाला देकर। तो किसे बोला है? राजस्थान को। इसका सही उत्तर हो गया बी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सीएम भगवत मान ने राजस्थान से 1960 से अब तक बकाया मांगा है। विवाद जो है गंग नहर और फिरोजपुर फीडर के जरिए पानी लेने पर है।
1920 का ब्रिटिश कालीन समझौता पानी के बदले भुगतान की शर्त रखता था, यानी कि 1920 में जो समझौता हुआ था उसमें पानी के बदले क्या था, पैसे का शर्त रखा गया था। पंजाब का तर्क है हर 25 वर्ष में समीक्षा होनी थी, जो नहीं हुआ अभी तक। मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किस विधानसभा ने मिजो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो किस भाषा को, यानी कि वो मिजो भाषा, और किस राज्य ने? तब स्वाभाविक है मिजोरम का ही भाषा है मिजो, तो इसका सही उत्तर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। मिजोरम विधानसभा ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया है। मांग क्या है इनका? मांग है जिसे भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया जाए। और वहीं पूछेगा मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो आइजोल। और वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? तो पीयू लाल दुहोमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने पश्चिम एशिया संकट कवरेज के बीच टीवी न्यूज चैनल के टीआरपी रिपोर्टिंग को रोकने का निर्देश किसे दिया है? यानी कि पश्चिम एशिया में जो संकट आया था उसी के बीच टीवी न्यूज चैनल के टीआरपी जो है रिपोर्टिंग को रोकने का निर्देश दिया था भारत सरकार ने। तो किसे दिया था? तो बीआरएसी को। इसका सही उत्तर हो गया बी, बीआरएसी। चलिए इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मार्च 2026 में बीएआरसी को निर्देश दिया रोक यानी कि 4 सप्ताह या अगले आदेश तक लागू रहेगा। यह कारण क्या था इसका? युद्ध कवरेज में यानी कि सनसनीखेज और अटकल आधारित प्रसारण, यानी कि संभावनाओं के आधार पे न्यूज चला रहे थे ये लोग। बीएआरसी विज्ञापनदाताओं और प्रसारकों की संयुक्त स्वामित्व वाली एक संस्था है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे रोक की घोषणा करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? यानी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पे रोक रहेगा, और वह भारत का पहला राज्य कौन बना है जो इस पे कानून बनाया है? तो कौन है? कर्नाटक। इसका सही उत्तर हो गया बी। चलिए देखते हैं थोड़ा डिटेल। कर्नाटक ने 6 मार्च 2026 को बजट में यह घोषणा किया है। उद्देश्य क्या है? बच्चों पर मोबाइल और स्क्रीन टाइम का नकारात्मक असर घटाना, यानी कि जो बच्चे मोबाइल चला रहे हैं उस पर क्या पड़ रहा है? नकारात्मक, स्क्रीन का नकारात्मक आ रहा है, जिसकी वजह से उसे हटाना है। अकाउंट बनाने से पहले माता पिता की अनुमति एवं आयु की सत्यापन अनिवार्य होगा कर्नाटक में। अब डीपी यानी कि डीपी एक्ट 2023 से जुड़ा हुआ यह प्रस्ताव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनगणना 2027 के 2 शुभांकर के नाम बताए, यानी कि जनगणना 27 के लिए जो 2 शुभांकर है उसका नाम पूछ रहा है। तो कौन कौन से शुभांकर थे? प्रगति और विकास। तो इसका सही उत्तर हो गया ए, प्रगति और विकास, जिसमें प्रगति जो है महिला को दर्शाता है और वही विकास पुरुष को दर्शाता है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 5 मार्च 2026 को शुभांकरों का अनावरण किया था, और किसके द्वारा अनावरण किया गया था? तो अमित शाह, यानी गृह मंत्री अमित शाह। प्रगति महिला शुभंकर हो गया, यानी कि प्रगति जो होता है वो महिला को दर्शाता है, महिला शुभंकर को, वही विकास पुरुष शुभंकर को दर्शाता है। जनगणना 2027 की तैयारी के तहत यह पहल किया गया है, यानी जो जनगणना 2027 में होना है उसी के मद्देनजर यह किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। मिडिल ईस्ट युद्ध के मद्देनजर एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश किस कानून की आपातकालीन शक्ति के तहत जारी हुआ है? यानी कि मिडिल ईस्ट युद्ध के मद्देनजर को देखते हुए एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश किस कानून की आपातकालीन शक्तियों के तहत जारी किया गया है? तो किस कानून के तहत? इसका सही उत्तर हो गया आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ऑप्शन ए इज करेक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 5 मार्च 2026 के आदेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का हवाला दिया गया है। इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने को कहा गया है। भारत का लगभग
85 से 90% LPG आयात मिडिल ईस्ट से ही होता है। यानी भारत की अगर 100% आवश्यक है LPG की, तो उसमें से 85% कहाँ से आता है? मिडिल ईस्ट से। करीब 33 करोड़ भारतीय परिवार रसोई गैस पर निर्भर है। यानी कि लगभग 33 करोड़ जो परिवार है वो भारतीय यानी कि रसोई गैस पे ही निर्भर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किस बैंक के चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने बैंक के मूल्यों का नैतिकता पर चिंता जताते हुए मार्च 2026 में इस्तीफा दे दिया था? तो कौन सा बैंक था? HDFC था। तो इसका सही उत्तर हो गया डी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अतानु चक्रवर्ती ने 18 मार्च 2026 को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। पत्र में लिखा, बैंक के कुछ प्रथाएं मेरे मूल्य के अनुरूप नहीं है। HDFC बैंक के शेयर करीब 5% गिर गए, जिसके कारण RBI ने के मिश्री को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दिया है। HDFC भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है मार्केट वैल्यू के अनुसार। पहला कौन है? SBI और वही दूसरा HDFC। ये मार्केट वैल्यू के अनुसार है। इसका मार्केट वैल्यू क्या है? 12.97 लाख करोड़ मार्केट गैप रखता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति ने पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग यानी पिछड़ा वर्ग आयोग के। तो किसे किया है? साध्वी निरंजन ज्योति को। इसका सही उत्तर हो गया बी, साध्वी निरंजन ज्योति। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं थोड़ा। साध्वी निरंजन ज्योति की नियुक्ति 18 मार्च 2026 को हुआ है। यह पद 2024 से ही खाली था। यानी कि पूर्व चेयरमैन हंसराज संगाराम अहीर, पहले इसका अध्यक्ष कौन था? हंसराज संगाराम अहीर। NCBC अनुच्छेद 33 यानी 338B के तहत संवैधानिक निकाय है। स्थापना 1993 में हुआ था, जब मंडल कमीशन लागू हुआ था। साध्वी निरंजन ज्योति पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता भी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मार्च 2026 में इस्तीफा देने वाले इंडिगो यानी कि इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन थे? यानी कि मार्च 2026 में जो इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO जो थे वो इस्तीफा दिए थे, तो वो कौन थे? तो वही पूछ रहा है, पीटर एल्बर्स। पीटर एल्बर्स। इसका सही उत्तर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट। पीटर एल्बर्ट्स यानी कि नीदरलैंड के रहने वाले थे, ने मार्च 2026 में इस्तीफा दिया है। कारण आप सबको पता है, दिसंबर 2025 में 85 यानी कि 4500 उड़ानें रद्द होने का संकट रहा था। यह सह संस्थापक राहुल भाटिया ने अंतरिम रूप से प्रबंधन संभाला है। इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस है जो लगभग 60 से 65% बाजार हिस्सेदारी है। यानी कि अकेले 60 से 65% बाजार को कवर करता है। कौन? इंडिगो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंधक निर्देशक यानी CMD कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? दीपक गुप्ता। तो इसका सही उत्तर हो गया बी, दीपक गुप्ता। किसके? गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंधन निर्देशक यानी CMD। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। दीपक गुप्ता ने 1 मार्च 2026 को कार्यभार संभाला। कार्यकाल 2029 तक इनका है। ऑयल गैस यानी कि नेचुरल चैन में 35 वर्ष का अनुभव रहा है इनका। फरवरी 2022 में गेल में डायरेक्टर यानी कि प्रोजेक्ट्स बने थे। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मेडिकल इंजीनियरिंग स्नातक भी किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि NCP का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आप सभी को पता है अजीत पवार की मृत्यु हो गया था दुर्घटनाग्रस्त, तो उसके बाद उनकी पत्नी सुमित्रा पवार को ही इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है। और वहाँ का क्या है? उप मुख्यमंत्री भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फरवरी यानी कि फैसला 26 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ। सुमित्रा पवार महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री और अजीत पवार की पत्नी भी है। अजीत पवार की 28 जनवरी को ही पुणे में प्लेन क्रैश में मौत हुआ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वैश्विक नारियल उत्पादन में कितने प्रतिशत योगदान के साथ भारत दुनिया में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो कितने प्रतिशत उत्पादन के साथ? 30.73%, यानी 30.37% के साथ दुनिया में क्या है? भारत प्रथम स्थान पे है नारियल के उत्पादन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत का वैश्विक नारियल उत्पादन में योगदान लगभग 30.37% है। भारत में नारियल की खेती 21,65,000 हेक्टेयर में होता है। देश हर साल यानी कि 21,373 मिलियन नारियल पैदा करता है। केंद्रीय बजट 2026-27 में नारियल संवर्धन योजना यानी कि 350 करोड़ की घोषणा भी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स यानी कि MTI का बेस ईयर 2012-13 से बदलकर क्या कर दिया है? तो क्या किया गया है? 2022-23। इसका सही उत्तर हो गया डी। चलिए देखते हैं इसका डिटेल। MTI का नया आधार वर्ष 22-23 कर दिया गया है। MTI भारत के निर्यात आयात की कीमत और मात्रा में बदलाव को मापता है। यानी MTI का काम क्या है? भारत के निर्यात आयात की कीमत और मात्रा में मापन करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में औद्योगिक उत्पाद सूचकांक यानी कि IIP का आधार वर्ष क्या रखा गया है? नया वाला तो क्या रखा गया है? 2022-23। इसका भी 2022-23। इसका भी आंसर सही हो गया डी। भारत में औद्योगिक उत्पाद सूचकांक की पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन, भारत में फरवरी 2026 में खुदरा महंगाई दर यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन कितना रहा है? यानी कब? फरवरी 2026 में पूछ रहा है। तो कितना रहा है? 3.2%। तो इसका सही उत्तर हो गया सी, 3.2%। चलिए नेक्स्ट इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। CPI आधारित खुदरा महंगाई फरवरी 2026 में 3.2% रही है। 10 महीनों का उच्चतम स्तर रहा है। यह कारण क्या बताया गया है? खाद्य पदार्थ और तंबाकू की कीमतों में वृद्धि। रिपोर्ट जारी करता कौन है? NSO के दौरान। यह रिपोर्ट जो जारी करता है वो कौन जारी करता है? NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसका सही। RBI की महंगाई सीमा CPI के आधार पर क्या है? महंगाई की सीमा क्या है? यानी इन्फ्लेशन रेट कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? तो 4% ±2%, यानी कि 4% ±2%, यानी कि मैक्सिमम कितना? 6% और मिनिमम 2% होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 से कितने प्रतिशत इथेनॉल और कितने RON वाले पेट्रोल की देश भर में बिक्री अनिवार्य कर दिया है? तो कितना प्रतिशत है जो आज विवाद का भी मुद्दा है? तो 20% और 95। इसका सही उत्तर क्या हो गया? बी, 20% इथेनॉल और 95% RON। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1 अप्रैल 2026 से 20% एथेनॉल मिश्रित एवं 95% RON वाला पेट्रोल अनिवार्य है। लक्ष्य क्या रखा गया इसका? 2030 की बजाय अब 2025-26 में ही 20% ब्लीडिंग हासिल करना। उद्देश्य क्या है इसका? क्रूड आयात घटाने, यानी क्रूड ऑयल की आयात जो होता है उसे घटाना, एमिशन को कम करना यानी कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना, किसानों की आय को बढ़ावा देना। यानी इस किसानों की आय इसे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि ये इथेनॉल होता है वो किससे बनता है? चावल से, गन्ना से, इस तरह के अनेक चीज़ों से बनती है। 2014-15 से अब तक 1.4 लाख करोड़ की फॉरेन एक्सचेंज बचत हुई है, जिसके कारण इथेनॉल के मिलाने से कितना की बचत हुई है 2014-15 से अब तक? 1.4 लाख करोड़ फॉरेन एक्सचेंज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मॉरिशस के 98वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में किस भारतीय युद्धपोत ने हिस्सा लिया था? यानी कि मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में तो कौन सा था? INS त्रिकंत। INS त्रिकंत। इसका सही उत्तर हो गया ए, INS त्रिकंत। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 13 मार्च को INS त्रिकंत ने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में भाग लिया। INS त्रिकंत F-51 तलवार श्रेणी का स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है
यह भारत रूस साझेदारी के तहत रूस में ही निर्मित हुआ था। कब? 2013 में। इसका उद्देश्य क्या है? भारत मॉरिशस समुद्री उद्देश्य यानी द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के पहले स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम बताएं जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी थी। यानी भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित क्या था? कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। उसी का नाम पूछ रहा है जिसपे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में उड़ान भरी थी। कब? मार्च में। तो उसका सही उत्तर क्या है? प्रचंड। उस हेलीकॉप्टर का नाम था प्रचंड। चलिए नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 27 फरवरी 2026 को जैसलमेर में राष्ट्रपति ने LH यानी कि LCH प्रचंड में उड़ान भरी। वह को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। प्रचंड यानी कि हेल निर्मित भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसका रेंज क्या है? 550 किलोमीटर। अधिकतम गति क्या है इसका? 268 किलोमीटर प्रति घंटा। वही 750 किलोग्राम हथियार की इनकी क्षमता है यह हेलीकॉप्टर की। यह वायुसेना की युद्ध अभ्यास वायु शक्ति 2026 के दौरान ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी ड्रैगन 2026 नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया गया जिसमें भारतीय नौसेना ने भाग लिया था? कौन सा? सी ड्रैगन 2026 पूछ रहा है। तो किस देश ने? संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी सी ड्रैगन पूछेगा तो सीधा संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सी ड्रैगन एक बहुराष्ट्रीय एंटी सबमरीन यानी सबमरीन वारफेयर यानी कि अभ्यास है। आयोजक कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। 2026 संस्करण का गुहा यानी प्रशांत महासागर के निकट आयोजित हुआ था। यह इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती नौसैनिक गति के बीच अहम योगदान रहा है। यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो चीन की गतिविधियां बढ़ रही है उसे ही रोकने के लिए यह किया गया है या उसे बैलेंस करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास मिलान से लौट रहे ईरानी युद्धपोत IRS देना को अमेरिका नेवी ने हमला कर समुद्र में डुबा दिया। यह किस युद्ध अभ्यास से लौट रहा था? यानी कि हाल ही में आप देखे होंगे चर्चा में रहा था IRS देना, जो यानी कि युद्ध अभ्यास से लौट रहा था, जिसे रास्ते में ही अमेरिका के युद्धपोतों ने इसे क्या कर दिया? नष्ट कर दिया था। तो किस अभ्यास से लौट रहा था? तो वो किस अभ्यास से? मिलान। इसका सही उत्तर क्या हो गया? डी। चलिए इसका डिटेल भी देखते हैं थोड़ा सा। एरिस देना फरवरी 2026 में विशाखापट्टनम में हुए मिलान 2026 से लौट रहा था। यानी कि मिलान युद्ध अभ्यास था उससे ही लौट रहा था। कहाँ से? विशाखापट्टनम से। अमेरिका ईरान युद्ध के 5वें दिन श्रीलंका के पास इसे डुबाया गया। अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से हमला किया और 83 सैनिकों की मौत की खबर है। यानी कि इस जहाज पे कितने सैनिकों की मरने की खबर है? 83 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका नौसैनिक का यह पहला टॉर्पीडो हमला रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रायसेना डायलॉग 2026 के चीफ गेस्ट किस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर एस्टोव थे? तो किस देश के थे? वो फिनलैंड के। तो इसका सही उत्तर हो गया सी। और उसका नाम क्या है? डॉक्टर अलेक्जेंडर एस्टोव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका थोड़ा सा डिटेल भी देखते हैं। रायसेना डायलॉग 2026 का उद्घाटन 5 मार्च को PM मोदी के द्वारा किया गया था। यह 11वां संस्करण है। यानी कि पूछेगा रायसेना का यह कौन सा संस्करण है? 11वां। ये जो 5 से 7 मार्च के 3 दिवसीय पे मनाया गया है। थीम इसका क्या है? संस्कार, अभिकथन, समायोजन एवं उन्नति। आयोजक कौन है? विदेश मंत्रालय एवं अवर्जर रिसर्च फाउंडेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC की नई पात्रता नीति के अनुसार महिला वर्ग में भाग लेने की अनुमति किसे है? तो किसे है? केवल जैविक महिलाएं की, केवल जैविक महिलाओं की। चलिए इसका सही उत्तर हो गया बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मार्च 2026 में IOC के नई नीति लागू की गई है।
केवल बायोलॉजिकल महिलाएं ही पात्र हैं। पात्रता तय करने के लिए SRY यानी कि जीन स्क्रीनिंग टेस्ट का उपयोग होगा। यह नीति अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश के अनुरूप हुआ है। अगला ओलंपिक 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। यानी आप अगला ओलंपिक कब होने वाला है? 2028 में। और कहाँ होगा? लॉस एंजलिस अमेरिका के एक शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय टीम ने किस टीम को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2026 जीता है? तो किस टीम को? सबको पता है, न्यूजीलैंड को हरा के। इसका सही उत्तर हो गया बी। भारतीय टीम ने किस टीम को हरा के T20 वर्ल्ड कप जीता था? तो न्यूजीलैंड। चलिए इसका डिटेल भी देखते हैं। 8 मार्च 2026 को अहमदाबाद में फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को लगभग कितना रन से हराया था? 96 रन से। भारत ने अपना तीसरा T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। पहला T20 वर्ल्ड कप का खिताब कब जीता था? 2007 में, दूसरा 24 में और तीसरा 2026 में। चलिए, यह घरेलू मैदान पर T20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम भी बनी है। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच, यानी जसप्रीत बुमराह को क्या मिला है? प्लेयर ऑफ द मैच। वहीं संजू सैमसन को मिला है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 98 में ऑस्कर यानी कि 98वें ऑस्कर अवार्ड समारोह 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि बेस्ट फीचर यानी पिक्चर का पुरस्कार किसे जीता है? यानी कौन सा फिल्म था? तो कौन सा फिल्म था? वन बेटर आफ्टर अनदर। वन बेटर आफ्टर अनदर। इसका सही उत्तर क्या हो गया? डी। चलिए इसका डिटेल देखते हैं ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड। वन बेटर आफ्टर अनदर के कुल 6 अवार्ड जीते हैं। यानी कि ये जो मूवी है वन बेटर आफ्टर अनदर, वो टोटल कितने अवार्ड जीते हैं? 6 अवार्ड। पहला देखते हैं डायरेक्टर और राइटर का। वही दूसरा, यह थॉमस पीचल के यानी कि 1990 के उपन्यास फाइनलैंड से प्रेरित था। यह समारोह 15 मार्च 2026 को लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 98वें ऑस्कर अवार्ड समारोह 2026 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? माइकल बी जॉर्डन को। ऑप्शन बी इज करेक्ट, माइकल बी जॉर्डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमिक पुरस्कार 2025 किसे मिला है? हिंदी भाषा के लिए पूछ रहा है, तो हिंदी भाषा के लिए ममता कालिया को मिला था। इसका सही उत्तर क्या हो गया? डी, ममता कालिया। क्या पूछ रहे हैं? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमिक पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। ममता कालिया को यानी कि जो संस्करण है यानी कि जीते जी इलाहाबाद के लिए पुरस्कार मिला है। इसका क्या था? जीते जी इलाहाबाद। साहित्य अकादमी ने 16 मार्च 2026 को लगभग 24 भाषा में विजेता घोषित किया है। साहित्यिक अकादमी की स्थापना कब हुआ था? 1954 में। आपसे पूछेगा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुआ था? तो 12 मार्च 1954। ये फैक्ट की तरह याद रखिएगा आप लोग। इसका अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? माधव कौशिक। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो लगातार सबको पता है कौन रहता है? फिनलैंड। तो इसका सही उत्तर हो गया ए। सॉरी, फिनलैंड कहाँ है? ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। फिनलैंड ने लगातार 9वीं बार पहला स्थान प्राप्त किया है खुशहाल देशों में। अफगानिस्तान इस सूची में आखिरी यानी कि 147वें स्थान पे है। अफगानिस्तान कितने स्थान पे है? अंतिम स्थान पे। ये खुश रहेगा अभी कैसे? चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। भारत की रैंकिंग 116वीं रही है, यानी कि 2025 में 118 था, वही वर्तमान में कितना रहा है? 116। रिपोर्ट यानी कि इसका रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो रिपोर्ट जारी करता है वेलविंग रिसर्च सेंटर यानी कि ऑक्सफोर्ड का है और UNSTSN के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सबसे इंपोर्टेंट उसमें भारत का है 116 नंबर पे, याद रखिएगा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी कि GTI 2026 में कौन सा देश दुनिया का सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश है?
तो सब लोग को पता ही होगा कौन सा देश हो सकता है वो, तो है पाकिस्तान। इसका सही उत्तर हो गया ए, जो सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित रहता है। जो दूसरे पे हमला करता है वो खुद प्रभावित है, बहुत ज़्यादा खुद परेशान है आज पाकिस्तान आतंकवाद से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पाकिस्तान पहली बार 8.57 स्कोर के साथ पहले स्थान पर आया। देश में 1149 मौतें, 10,045 हमले, 655 बंधक बनाए गए। भारत की रैंकिंग वही 13 नंबर पे है। आतंकी घटनाओं में 43% की कमी आया है। रिपोर्ट जारीकर्ता कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, यानी कि EIEP, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। चलिए नेक्स्ट, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, यानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है वर्तमान में? एलन मस्क। इसका सही उत्तर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए थोड़ा एलन मस्क के बारे में पढ़ते हैं। एलन मस्क की संपत्ति 792 अरब डॉलर है, जो लगातार 6 साल में यानी 5वीं बार टॉप स्थान पर रहा है। प्रथम सबसे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति में 5वीं बार स्थान ग्रहण किया है। दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस है, जो 300 अरब डॉलर इनके पास संपत्ति है। वहीं मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने रहे हैं। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस नेविगेशन सिस्टम्स के सैटेलाइट यानी कि IRNSS 1F की परमाणु घड़ी फेल हो गई, जिससे देसी GPS को संकट का सामना करना पड़ा? तो कौन था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? NAVLC। इसका सही उत्तर हो गया सी, NAVLC। चलिए डिटेल देखते हैं इसका। 13 मार्च 2026 को IRNSS 1F के ऑटोमेटिक क्लॉक फेल हो गया था, यानी कि नेविल सी यानी कि भारत का क्षेत्रीय GPS सिस्टम है, जो 7 उपग्रह का एक समूह है। यह 1500 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है, 10 मीटर सटीकता देता है। इसकी शुरुआत का विचार 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान ही आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के कलिंजर किला को राष्ट्रीय भू धरोहर यानी कि ज्योग्राफिकल हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है? तो किस राज्य का था? वह उत्तर प्रदेश का था। इसका सही उत्तर हो गया ए, कलिंजर किला को याद रखिएगा आप। कौन सा किला? कलिंजर किला। और क्या मिला है? ज्योग्राफिकल हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता मिली। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का कलिंजर किला राज्य का पहला ऐसा स्थल बना। यह अपार्कियन अनकफर्सिटी दुर्लभ भूवैज्ञानिक संरचना के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चलिए इतना ही क्वेश्चन है आज का। मार्च का लगभग सभी क्वेश्चन इसमें कवर कर लिया गया है, इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।